नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज तक हम जो हैं सर्वनाम की बात कर रहे थे और अभी तक हमने सर्वनाम के 4 भेदों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो कौन कौन से 4 भेदों को पढ़ा है? सर्वनाम के पहला हमने पुरुषवाचक पढ़ा, उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ा, फिर अनिश्चय को पढ़ा, उसके बाद में प्रश्नवाचक को पढ़ा है। आज हम सर्वनाम का 5वां भेद है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी 5वें भेद को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम 6ठे भेद को भी पढ़ने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देवे। सर्वनाम के हम जो हैं 4 भेद पहले पढ़ चुके हैं, आज 5वां भेद है जिसका नाम आपको पता ही होगा विद्यार्थियों, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना कि संबंधवाचक सर्वनाम जो हैं किसे कहते हैं। वे शब्द जो 2 अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो 2 अलग अलग बातों के मैंने लिखा है, वे सर्वनाम शब्द जो 2 अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को जोड़ते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थियों? जोड़ते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सर्वनाम के 6 भेद, 4 भेद हम पहले पढ़ चुके। आज 5वां भेद संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो 2 अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को आपस में जोड़ेंगे उनको हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे जोड़ते हैं? परिभाषा के माध्यम से देखेंगे विद्यार्थियों। जैसे जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। 2 अलग अलग बातें हैं, गुड़ डालोगे और मीठा होगा। इसमें दोनों ऐसे शब्द हैं, 2 अलग अलग बातें हैं, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये देखो, जितना, इधर उतना। यहाँ पर 2 अलग अलग बातों के संबंध को आपस में जोड़ने का काम जो है जितना और उतना कर रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना और उतना या इस वाक्य के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम है। जो 2 अलग अलग बातों के संबंध को आपस में जोड़ते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसे कर्म करेगा उसके अनुरूप उसको फल मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जो सो भी आ सकता है। तीसरा उदाहरण हम और देखते हैं, विद्यार्थियों समझने का प्रयास करना। जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, या पास होगा या उत्तीर्ण होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यानी 2 अलग अलग, जो और सो, दोनों अलग अलग बातों को जो है आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो और सो, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, और
जैसे को तैसा हम कह सकते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यानी दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को विद्यार्थियों जोड़ते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये विद्यार्थियों हमने समझा है कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं। इसके बाद में हम अगला इसका जो भेद है छठा, उसकी तरफ बात करेंगे। तो देखिए अगला भेद सर्वनाम का अंतिम भेद है विद्यार्थियों, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सर्वनाम का छठा भेद, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इन भेदों को और अच्छी तरह से घर पर अध्ययन कर रहे होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला हमारा जो है छठा भेद है, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है विद्यार्थियों, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम विद्यार्थियों नाम से ही स्पष्ट है, निजवाचक यानी वे सर्वनाम शब्द जो जिनका प्रयोग बोलने वाला करता है वह स्वयं अपने लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं विद्यार्थियों। निज का मतलब भी क्या होता है, अपना। निज का मतलब क्या होता है, अपना। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है विद्यार्थियों, हम पुरुषवाचक पढ़ रहे थे, उस समय हमने पढ़ा था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी बोलने वाला वक्ता था मैं, उसमें हमने लिखा था हम, लिखा था, ऐसे शब्द आएंगे तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर स्वयं आ जाएगा, खुद आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल होगा तो निजवाचक होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द या जिन सर्वनामों का प्रयोग हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, जैसे मैं खुद बोल रहा हूं और मैं अपने लिए करूं, जैसे मैं अपना खाना अपने आप बना लूंगा, मैं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा, इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे उनमें हम कह सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला वाक्य है, मैं अपना खाना बना रहा हूं, खाना बना रहा हूं। अपना शब्द यहां आ गया तो इसमें निजवाचक होगा। मैं अपना, मैं में तो उत्तम पुरुषवाचक है, लेकिन अपना जहां शब्द आएगा या खुद आएगा, स्वयं आएगा, ऐसे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए विद्यार्थियों, दूसरा उदाहरण सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। उसने खुद ही परेशानी मोल ली है। उसने खुद ही, हम कह सकते हैं उसने खुद ही परेशानी को क्या किया है, मोल लिया है। खुद होगा, ठीक है ना, उसने खुद ही परेशानी मोल ली है। खुद शब्द आ गया यहाँ पर, क्या आया विद्यार्थियों, उसने खुद ही परेशानी मोल ली है। इस प्रकार से खुद शब्द आ गया। स्वयं भी आ सकता है, जैसे मैं यहाँ तीसरा वाक्य लिखूं, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए।
निरीक्षण कर लीजिए, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। यहाँ पर स्वयं शब्द आया जैसे, तो इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला करता, जो मतलब बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, ऐसे जो हैं शब्दों को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें अपना है, अपनी है और खुद हैं, स्वयं हैं, ऐसे शब्द आएंगे। लेकिन उत्तम पुरुषवाचक पढ़ते हैं ना, उसमें हम हैं, मैं हैं, इस प्रकार के जो है सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो विद्यार्थियों मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और आज तक हमने जो है इन सर्वनामों को पूरा पढ़ लिया है। अब आगे जो है हम सर्वनाम के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, वो हमारी आगे वाली कक्षा में होंगे। तो विद्यार्थियों आप जो है अच्छी तरह से इनको पढ़िए।